आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। शुरुआत करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान आपको याद होगा, और गलवान के बाद हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कुछ ताल्लुकात तल्ख भी हुए थे। मामला बहुत आगे तक निकल गया था, लेकिन सफारती, सियासी और फौजी सतह पर बातचीत के दौरान मामलात को किसी हद तक मामूल पे लाया गया। और बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने भी आज एक बार फिर इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात जो हैं वो पुरअमन हैं, लेकिन नाजुक ज़रूर हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फौजी और सफारती सतह पर बातचीत हमेशा से जारी है, लेकिन हालात जो हैं उस हवाले से यही कहा जा सकता है कि हालात पुरअमन लेकिन नाजुक ज़रूर है। और ये भी उन्होंने बताया कि 1 साल हो हुआ है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ऐसा बड़ा मामला देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी उम्मीद को लेकर आगे दोनों ममालिक चल भी रहे हैं, आगे सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है। जनरल मनोज पांडे ज़रा सुनिएगा क्या बताते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए। So the situation along the line of actual control, I would say, remains stable, but is sensitive. In the last 1 year or thereabouts, we haven't had any more friction areas in this. In terms of our efforts at resolution, our talks and dialogue, both at the military level as well as at the diplomatic level, continue with the adversary. We have had total of 20 senior higher military commander levels meetings and 14 WMCC meetings since April of 2020. So the means of these talks, we hope and we are hopeful that we'll find a resolution to the balance two issues. In terms of what is our preparedness levels, I would say our deployment remains robust as well as balanced, and we are also maintaining adequate reserve. हालात पुरअमन पर नाजुक लेकिन हम तैयार। बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे का बयान। लेकिन आपको आप नाज़रीन बताते चलें कि एक और बयान भी आपने सुना होगा या एक और आपके पास खबर आ चुकी होगी, और यह इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन भी होगी। यह इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन लोकसभा इंतखाबात से पहले की नोटिफिकेशन है, और इन इंतखाबात में, इस नोटिफिकेशन में लोकसभा की नहीं बल्कि राज्यसभा इंतखाबात की बात की जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की आज नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। 15 रियासतों में 56 खाली लोकसभा की नशस्तों पर इंतखाबात की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। 17 फरवरी को इंतखाबात की तारीख लगी है, और 17 फरवरी को नताइज तो सामने आ ही जाएंगे। इंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, चंडीगढ़, ये यहाँ से इंतखाबात नहीं होंगे। और पते की बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर में भी अब की बार ये इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई असम्बली नहीं, तो यूजुअली जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं वो असम्बली के नुमाइंदे चुनते हैं। जम्मू कश्मीर से चुन के आखिरी बार गुलाम नबी आज़ाद आए थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग बाहर से तो चुन के आए, जम्मू कश्मीर से कोई चुन के नहीं आया। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर मुल्क की उन रियासतों में शामिल होगी जहाँ से इंतखाबात में कोई चुन के नहीं जाएगा। हो सकता है जम्मू कश्मीर से कोई शख्स जो है दूसरी रियासत से चुन के आ जाए, वोट लेके आ जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर से कोई चुन के नहीं जाएगा। और अब जरा हालात की बात करते हैं। हालात व वाक़ात में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन सरकार के और सरकार के मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों में आज की तस्वीर बडगाम की हैं। बडगाम के रड़बुक के इलाके में आज मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद रमज़ान मीर के रिहायशी मकान को सर-ए-बमहार किया गया। सुबह सुबह ये जो SIU यूनिट है उसके अहदेदार, उसके औलिकार यहाँ पहुँचे और यहाँ रिहायशी मकान के साथ साथ कुछ और उसकी प्रॉपर्टीज़ को मिलिटेंसी मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में सर-ए-बमहार किया गया है। ये बडगाम की आज की सूरत हाल है। और नाज़रीन अब जरा सियासत पर नजर डालते हैं। तो सियासत में गुलाम नबी आज़ाद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू में आज कन्वेंशन से खिताब, और आज़ाद के इस कन्वेंशन में
गुलाम नबी आज़ाद ने अपने दौर इक़्तिदार को याद किया, अपने दौर इक़्तिदार के दौरान कवानीन को याद किया और एक अच्छी खासी तादाद में आए हुए लोगों से ख़िताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने रोशनी एक्ट को भी बताया। हवाला देते हुए, रोशनी एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की जो आबादी है, जो जोग्राफी है, ये पहाड़ों पे है, यहाँ रहने के लिए ज़मीन कम है, यहाँ बस्तियों के लिए ज़मीन कम है और यही वजह थी कि रोशनी एक्ट को लागू भी किया गया। 335 ए के खदखाल भी उन्होंने बयान किए और 35 ए को ज़रूरी बताते हुए बताया उन्होंने कि 35 ए जम्मू कश्मीर के इसी जोग्राफी माहौल को भी मद्देनजर रखते हुए तब बनाया गया था। और चुनाव लड़ने की बात करते उन्होंने बताया कि सभी पार्लिमानी इंतखाबात जो नशस्तें वहाँ से वो इंतखाबात तो लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उनका पार्टी कैडर अपनी मेहनत करेगा, लगन करेगा और घर घर जाकर गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का मंशूर भी पहुँचाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ कारकुनान को जोर दिया कि मजबूती से आगे बढ़ते रहें और अपने कारकुन को, अपने लोगों को उनकी पार्टी का मंशूर बताएं, हालात भी बताएं और साथ साथ में ये भी बताएं कि माजी में भी सियासतदानों ने आपके साथ बहुत से वादे किए, पूरे वफा नहीं किए, आइंदा भी ऐसा कुछ करने का कहेंगे, लेकिन वही करिएगा जो आपको हकीकत सोच समझ के पूरी तरह से गौर खौज करने के बाद ही करिएगा। या उनके साथ जलसे में उनके पार्टी के दूसरे लीडरान भी मौजूद थे और एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के हालात बयान करते हुए बताया कि उनका दौर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के दौर में सबसे सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है और लिखा जाएगा। हमारे यहाँ महाराजा हरि सिंह ने बहुत सारे लोगों को दिल्ली में भी नहीं मालूम था और यहां भी मालूम नहीं था, जब तक मैंने तकरीर नहीं की। जब कश्मीर से जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म किया और 35A भी खत्म किया, तब मैंने अपनी तकरीर में कहा कि 35A किसी की देन नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह ने 1925 में, क्या आज 6 गुना आबादी जम्मू कश्मीर की बड़ी है, ये आबादी कहां जाएगी? तो महाराजा हरि सिंह ने ऑर्डर निकाला, लेकिन 2-3 साल के बाद फिर वो डेलीगेशन मिला कि इसकी कानूनी अहमियत ऑर्डर की नहीं है। 1927 में दूसरा ऑर्डर निकाला, वो भी नहीं चला। फिर 1930 में महाराजा हरि सिंह ने कानून बनाया और उस कानून में स्टेट सब्जेक्ट बनाया। वही कानून था कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही जमीन खरीद सकता है, वही जमीन बेच सकता है, वही नौकरी कर सकता। हमने जो जद्दोजहद की, वो जद्दोजहद की वजह से सरकार ने तभी माना था जब मैं लीडर पोषण था कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे। स्टेटहुड तो वापस होगी, लेकिन 35A पार्लियामेंट ने जो पास किया वो विधानसभा भी कर सकती है। बहुत सारे राज्यों ने, रियासतों ने उनकी स्टेट में कोई नौकरी न खरीदे, कोई करे और जमीन कोई न खरीदे, उन्होंने कानून बनाया। हमारी सरकार आएगी तो हम कानून दोबारा बनाएंगे कि यहां असेंबली से पास कराएंगे पारित कि कोई भी बाहर वाला जमीन न खरीद सकेगा, न बेच सकेगा और न नौकरी यहां अप्लाई कर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में आज अपनी तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान वो हालात बयान कर रहे थे। 35A की उन्होंने बात की और ये भी बताया कि असम्बली में आए, पावर में आए तो वो 35A के हवाले से कानून लाएंगे, क्योंकि रियासत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ये ऐसा कानून है, वहाँ की लोकल असम्बली जो हैं वही कानून बना सकती हैं। साथ साथ में उन्होंने स्टेटहुड की बात भी की और स्टेटहुड की बात अपनी पार्टी ने भी की। राजौरी में अपनी पार्टी के कन्वेंशन आज पार्टी के सीनियर लीडर जुल्फकार चौधरी की सरबराही में मुनक्कद किया गया। अच्छी खासी तादाद में हल्के राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से इस कन्वेंशन में लोगों ने शिरकत की और इस कन्वेंशन के दौरान चौधरी जुल्फकार ने कारकुनान को अपने खताब में
स्टेटहुड की बात भी की, 33A की बात भी की और उसके साथ साथ 370 की बात भी की। ज़मीनी हालात का भी जुल्फ़िकार चौधरी ने खुलासा किया और 370 से लेकर ज़मीनी हालात का खुलासा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बड़े दावे करते हैं कि हमारे हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ताहम उन्होंने बताया कि वो खुद सरकार में रह चुके हैं, वजीर रह चुके, और वो जानते हैं कि अक्सर ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने टॉप लीडरशिप को सही हालात की अक्कासी नहीं करती रहती है, और फिर सही हालात की अक्कासी जब टॉप लीडरशिप को नहीं होती है तो अलग अलग तरीके से उनके बयान आते हैं, और ऐसा ही कुछ आज यहाँ पर भी हो रहा है। ग्राउंड पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही अक्कासी जो है हालात की ऊपर तक नहीं दे रही है, और फिर जो ऊपर से बयानात आते हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ से नहीं मिलते हैं। और इसका इलाज बताते हुए चौधरी जुल्फ़िकार ने बताया कि एक अवामी नुमाइंदा ही सही हालात जानता है, सही हालात की तर्जुमानी कर सकता है, और उन्होंने बताया कि जब अवामी नुमाइंदा अवाम में जाता है तो उसको मालूम हो जाता है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, ना कि ब्यूरोक्रेसी जो अपने दफ्तर में बैठ के 5 लोगों से दिन में मिलती है तो मिलती है, ना मिले तो ना मिले, कोई पूछने वाला नहीं है। और स्टेटहुड की मांग को दोहराते हुए उन्होंने बताया कि स्टेटहुड की जो मामला है, इंतखाबात का मामला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें गाइडलाइंस दी और एक कमिटमेंट भी है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर करने की। और जुल्फ़िकार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आने वाले वक्त में स्टेटहुड के साथ साथ जो भी मांगे हैं उन पर वो कायम दायम रहेंगे। मेरा कहना यही है, और मैं सरकार में रहा हूँ। हम जब सरकार में थे हमें भी एक बड़ी रोजी पिक्चर यहाँ पे दिखाई जाती थी कि ग्राउंड में सब कुछ है, ग्राउंड में सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे लगता है कि हम भी उस वक्त जो रिलाय करते थे वो ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा करते थे, और ब्यूरोक्रेसी का भी एक नीचे जो चेन है, चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट में भी एक चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मुझे लगता है कि वो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं मिसलीड करता है गवर्नमेंट को। तो जहां लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ना हो, जब हम एक इतने बड़े विशाल भारत में रहते हैं, एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उसमें लोगों को जो एक चुनी हुई सरकार ना हो, लोगों के नुमाइंदे ना हो, सरकार को मुझे नहीं लगता है कि अच्छी फीडबैक मिलती है, और लोगों की मुश्किलात जो है ग्राउंड पे वैसे की वैसे। लेकिन उसने भी कहा था कि बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो क्या मान के चलेंगे कितना जरूरी हो चुका है इस वक्त के हालात? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको जल्दी स्टेट रिस्टोर करना चाहिए, और उसके अलावा उनकी अपनी कमिटमेंट जो है पार्लियामेंट पे है, और वैसे भी लोगों के साथ नाइंसाफिया। मैंने कहा है कि हमने तहसीलों को जिले बनते देखा, लेकिन जिलों को कभी नियाबतें या तहसीलें बनते नहीं देखा, कि अपने आप में नाइंसाफी। हमारे लोगों को देखना है। चौधरी जुल्फ़िकार, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये बता रहे थे जुल्फ़िकार चौधरी। कन्वेंशन था राजौरी में। लेकिन अगली खबर में हम आपको बताएं कि चेन ही टूटती हुई दिखाई दे रही है। जब लोगों को चेन टूटती दिखाई दे तो बड़ा वावेला मचता है। आज आपको मालूम होगा श्रीनगर में भी सुबह सुबह कुछ वावेला मिलने की खबरें आ रही थी। जम्मू में से भी इसी तरह की खबरें बताया जा रहा था कि एक बार फिर पेट्रोल पंप खुश्क होने जा रहे हैं, और उस चीज़ को लेके श्रीनगर में भी कुछ लोगों को जो हस्ब आदत दौड़ पड़े थे, निकल पड़े थे पेट्रोल पंप पे। कोई लिफाफा शायद जिस तरह पिछली बार लेके निकले थे, अब की बार भी निकलने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ पेट्रोल डीलर से उनकी कंपनी का हड़ताल हो रहा है, उनकी कंपनी का। और ये हड़ताल का मामला जम्मू कश्मीर टैंकर एसोसिएशन ने आज हड़ताल की, और इसकी वजह उन्होंने बताया कि वो जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो पेट्रोल पंप हैं उन तक वो पेट्रोल नहीं पहुंचाएंगे, वो हड़ताल करेंगे। उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताया कि ये जो पेट्रोल का कैरेज वगैरह है, इसमें कॉरपोरेशन जो है BPCL कॉरपोरेशन, उसने नए टेंडर्स उन्हें निकाल दिए, और नए टेंडर्स तो उनको काबिल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर में आदाद शुमार के मुताबिक 80 पेट्रोल पंप हैं जहाँ पेट्रोल न पहुंचने की वजह से अब साफ जाहिर है किल्लत हो सकती है। और टैंकर एसोसिएशन ने भी बताया कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक ना ये कंपनी जो है ये अपने 18 जनवरी को जारी करदा जो टेंडर नोटिफिकेशन है उसमें तरमीम करे, उसमें जो हालात हैं वो सही पटरी पे ना लाए। ये तस्वीर जम्मू की, और जम्मू में मुजाहरा हो रहा था, ख़ासतौर पर जम्मू में
टैंकर एसोसिएशन ने मुजाहरा करा था। कश्मीर में ऐसी कोई सूरत नहीं थी, ज़्यादा कुछ ऐसी सूरत नहीं थी। कुछ टैंकर्स यहाँ पे ड्राइवर्स बात करे थे, लेकिन उतना नहीं देखने को मिल रहा था जितना जम्मू में था। और जम्मू में क्या सूरत थी, शिल्पा शर्मा हमारी साथी है जम्मू में, उनसे हम जानेंगे। शिल्पा बताइएगा क्या थी सूरत जम्मू की आज? जिस तरीके से टैंकर ऑयल एसोसिएशन इस समय हड़ताल पर बैठे हैं और जनवरी 18 को जो टेंडर इशू किया गया था, उस टेंडर के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वो रेट को लेकर था कि किस प्रकार से किराया जो है उसमें काफी ज्यादा कमी रखी हो। और जब टैंकर एसोसिएशन के ऑनर से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि ये टेंडर जो है वो अगले 5 साल तक से चलेगा। और जिस तरीके से किराए में कमी रखी गई है तो आखिरकार वो किस प्रकार से, कई ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, वो किस प्रकार से लोन देंगे, ड्राइवर का वेतन किस प्रकार से देंगे, इस महंगाई के जमाने में वो किस प्रकार से जो है वो खर्चा निकालेंगे। क्योंकि अगर हम HPCL के टेंडर की बात करें तो उससे भी कम, यानी कि जो किराया है वो कम रखा गया है। और जिस तरीके से इस समय जम्मू में जो स्थिति बनी हुई है, मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो भारतीय पेट्रोल पंप कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत जितने भी पेट्रोल पंप है जम्मू कश्मीर के, फिलहाल जम्मू की बात करें तो लगभग अधिकतम पेट्रोल पंप पे जो है वो पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं पूरी तरीके से। और लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप, वहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, उनकी तरफ से कोई भी स्ट्राइक नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत जितने भी उनके द्वारा संचालित जितने भी जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंप है वहां पर भी जो है वो पेट्रोल और डीजल पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संचालित जितने भी जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंप है वो अधिकतम पेट्रोल पंप जो है वो सूख चुके हैं। शिल्पा ये अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो कंपनी है BPCL, उनके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। लेकिन जरा मैं एक बात समझना चाहूंगा, पिछली बार जब कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में जब टैंकर से हड़ताल की तो बड़ी हड़कंप मची हुई थी। वो कश्मीर से जो वीडियोज आए थे उनमें लग रहा था कि वहां तो बड़ा तूफान आ चुका है, और फिर पता चला कि कोई लिफाफा लेके, कोई कुछ और लेके निकल पड़ा था। क्या जम्मू में आज इस तरह की कोई सिचुएशन थी? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था और सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उनमें बताया जा रहा था कि जम्मू में बड़ी हड़कंप है। क्या ऐसा कुछ था देखने को, या लोग शांत हैं? देखिए, जो अधिकतम लोग हैं यानी कि जिनके आसपास पेट्रोल पंप है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जितने भी पेट्रोल पंप है, उनके आसपास जो पेट्रोल पंप आते हैं BPCL के, वहां पे अधिकतम लोगों को पता नहीं था कि कारण क्या कुछ है, पेट्रोल खत्म हो चुका है। और जब हम वहां पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और लोग इस, यानी कि उन्हें पता नहीं था कि कारण क्या कुछ है। तो लोगों में एक हड़कंप जो है वो जरूर देखने को मिला था। लेकिन वहीं पर हमने लोगों को जो है ये समझाया भी कि पानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप है, वहां पर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन जो आसपास के पेट्रोल पंप के, जो आसपास के इलाके हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, तो उन्हें जो है वो काफी दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें जो है वो काफी सफर तय करके काफी किलोमीटर आगे चलकर जो है वो उन्हें पेट्रोल मिला है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर हमारी जो है वो बातचीत भी हुई जम्मू कश्मीर के टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जिस तरीके से बैठक जो है वो देखने को मिली थी, निगम से बैठक हो रही थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन कोई भी इस समय फ्रूटफुल डिसीजन जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। और स्ट्राइक की बात करें तो चलिए शिल्पा, अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आया है, कोई हड़कंप नहीं है, जम्मू में पेट्रोल बराबर है, कश्मीर में बराबर है। लेकिन शिल्पा जरा संक्षेप में बता दीजिएगा, क्या कुछ मौसम का जरा हाल बताइए, गर्मी कैसी है जम्मू में? जी बिल्कुल, देखिए मौसम की बात करें तो मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली आई है। जिस प्रकार से ठंड जो है वो पहले देखने को मिलती थी, उस ठंड में काफी कमी जो है वो नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फ जो है वो पहाड़ी इलाकों में पड़ते हुए नजर आ रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो हालांकि जम्मू में अभी तक बूंदाबांदी जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। लेकिन शिल्पा मौसम, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको भी कश्मीर की हवा भी लगी हुई है, जैकेट वगैरह बहुत पहना हुआ है, ठंड आपको भी शायद बहुत लग रही है। चलिए ख्याल अपना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथी जम्मू से शिल्पा शर्मा, और आपने देखा जम्मू की सूरत बयान करते हुए। कश्मीर की मैं अगली सूरत आपको बयान करूंगा। तो कश्मीर की अगली सूरत आपको बताएं, जरा जम्मू और कश्मीर के साथ मिला के इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू में एम जो है मुकम्मल हो चुका है। और हम ये तस्वीर आपको कश्मीर की दिखाएंगे। ये DC पुलवामा बादशाह क्यूम है, इन्होंने आज मीटिंग भी ले रखी थी।
अवंतीपोरा के एम्स अस्पताल का उन्होंने दौरा भी किया और यहाँ तामीराती काम को जायजा भी लिया जो एम्स पर तामीराती काम हो रहा है। और बशारत क़य्यूम ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने आज मुकर्रर मुद्दत पर अस्पताल जो एम्स अस्पताल है उसका काम मुकम्मल करने के हिदायत दिए और मीटिंग से लेके ऑन स्पॉट डिसीजन भी लिए। लेकिन ये तस्वीर है एम्स कश्मीर की, जो तस्वीर आपको बैकग्राउंड में भी नज़र आ रही होंगी, जो कुछ इमारतें हैं वो दूर थोड़ा सा आपको नज़र जो आ रहा होगा, ये है वो एम्स की इमारतें जो कश्मीर में बन रही हैं। ये विकास की बात हो रही है और इस विकास के हवाले से आपको बताते चलें कि खुद वज़ीर आज़म जो हैं, पहले खबरें थी कि जम्मू में जो एम्स है कठुआ में उसका 26 जनवरी को इनाग्रेशन करने वाले थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वज़ीर आज़म का ऑनलाइन उसका इनाग्रेशन नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया कि वो आएंगे और जब वो जम्मू कश्मीर का फरवरी में दौरा करेंगे तो वो एम्स जम्मू जो है उसका इनाग्रेशन करेंगे। लेकिन कश्मीर का जो एम्स है उसका हाल अहवाल जो है अभी बहुत पीछे है, बहुत दूर है और उस हवाले से यही कहा जा सकता है कि अभी भी कश्मीर में लोग कहते हैं, ये तस्वीर देख लीजिएगा, अभी इसमें बनने में सालों लगेंगे जिस हिसाब से आमतौर पे कश्मीर में काम चलता रहता है। तो ये जो है बशारत क़य्यूम जो हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला हैं, जवान साल हैं और 24 घंटे काम करते हैं, रात 10-10, 11-11 बजे तक ग्राउंड पर रहते हैं। तो एक उम्मीद है कि बशारत क़य्यूम जिस तरीके से काम करें उस तरीके से इसको मुकम्मल तो किया जाएगा, लेकिन साफ जाहिर है कितनी भी वो मेहनत करें लेकिन उसके कई और मामलात भी हैं। यहाँ पे कुछ लोग बताया जाता है कि डिलिबरेट इस पे काम रुका हुआ है, फंड्स रोके जाते हैं, वो इसकी वजह बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और उन्हीं इल्ज़ामात की इंतज़ामिया को इस वक्त ये दिखाना है कि नहीं ये सब कुछ गलत है, हम फास्ट ट्रैक पे काम करें और जल्दी इसको मुकम्मल भी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 6 आप देख रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम आपको ज़रा बारामूला के बोनियार के इलाके की तस्वीर दिखाएंगे जहां आग लगने के वाक़ा पेश आया दौरान आज, और इस आग की इस वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ है और फिर इस आग को बुझाने में दिन के वक्त फायर सर्विस अमला पास में न होने की वजह से ये मकान जो है पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। मुकामी लोग बता रहे थे कि बज्जी बोनियार के इस इलाके में अगर फायर सर्विस का स्टेशन होता तो ये जो आग जो है ये जब तक भड़कती पूरी तरह तब तक फायर सर्विस पहुंच के इसको बुझा देता, नुकसान उतना नहीं होता। लेकिन फायर सर्विस साफ ज़ाहिर है उसने बड़ी कोशिश की पहुंचने की, लेकिन मुसाफत ही वक्त पे नहीं पहुंच सके और यूं एक गरीब का खाना ख़राब हुआ बारामूला के बच्ची बोनियार के इलाके में। यह आग लगने का वाक़या, लेकिन आपको नाज़रीन इसके साथ ही बताएं कि न्यूज़ 6 का वक्त अभी इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। आज के न्यूज़ 6 से बस इतना ही। मेरे साथी साहिल अमीन आपके साथ आ रहे हैं और 6:30 बजे आपके लिए ख़ास प्रोग्राम ला रहे हैं लद्दाख से, और उसके साथ साथ नहीं ज़हूर मुझे बताया जा रहा है, ज़हूर अगला बुलेटिन लेके आ रहे हैं, लद्दाख नामा लेके आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।